नमस्कार, जोहार। धुमकुड़िया क्लासरूम में झारखंड के भूमि कानूनों के पृष्ठभूमि में आज अगली कड़ी आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं। जो भी धुमकुड़िया क्लासरूम में जेपीएससी की तैयारी के लिए एडमिशन लेना चाहते हैं वो ले सकते हैं। यह ऑडियो श्रृंखला भूमि कानूनों, सीएनटी और एसपीटी को समझने की पृष्ठभूमि पर तैयार की गई है। चलिए आते हैं इस ऑडियो श्रृंखला पर। औपनिवेशिक युग में भूमि प्रशासन में संरचनात्मक परिवर्तन। झारखंड में अंग्रेजों से पूर्व भारत में भूमि रिकॉर्ड की कोई प्रथा नहीं थी। अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, शेर शाह, अकबर आदि कई राज्यों ने भूमि संबंधी रिकॉर्ड रखने और लगान संबंधी कई उल्लेखनीय सुधार किए, लेकिन झारखंड का क्षेत्र इससे अछूता था। अंग्रेजों के आगमन पूर्व तक या कहें तो जमीन कानूनों की शुरुआत तक यहाँ जमीन की खरीद बिक्री के बारे लोग जानते ही नहीं थे। जमीन सामुदायिक संपत्ति थी, निजी नहीं थी। 1765 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने बक्सर की लड़ाई के बाद इलाहाबाद संधि द्वारा मुगल सम्राट से बंगाल का दीवानी अधिकार प्राप्त किया। इससे बंगाल से कर वसूल करने का अधिकार अंग्रेजों को प्राप्त हो गया। शुरुआत में कंपनी ने मुगल के राजस्व संग्रह की प्रणाली को जारी रखा। छोटानागपुर बंगाल प्रांत में आता था, इसलिए अंग्रेजों ने छोटानागपुर के निवासियों से भी नकदी में भू राजस्व एकत्र करने के अपने अधिकार का दावा किया। इस दिशा में पहला बड़ा कदम लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 1790 में बंगाल में 10 वर्षों के लिए भूमि के अस्थायी बंदोबस्त की घोषणा के साथ उठाया। ईस्ट इंडिया कंपनी ने छोटानागपुर के क्षेत्र सहित बंगाल प्रेसिडेंसी में भूमि राजस्व एकत्र करने के लिए जमींदारी प्रणाली की शुरुआत की। इसके प्रभाव से जमींदारों को सरकार को एक निश्चित वार्षिक राजस्व का भुगतान करना होता था। झारखंड, जहां स्थानीय स्तर में कई जमींदार या कहें तो छोटे छोटे राजा थे, लेकिन इनकी राजस्व प्रणाली आदिवासी और यहाँ के लोगों के साथ सह अस्तित्व के साथ जीवित थी। अंग्रेजों ने स्थानीय राजाओं के इस प्रणाली को अंग्रेजों ने यूरोप के सामंतवादी शासन की तरह समझकर जमींदारों राजाओं को ही जमीन मालिक समझ लिया, जबकि झारखंड में स्थानीय राजाओं जमींदारों का कोई नियमित राजस्व अधिकार आदिवासियों या यहाँ के अन्य बासिंदों पर नहीं था। उस समय बिहार बंगाल का हिस्सा था। फलस्वरूप नई भू राजस्व संग्रह प्रणाली की शुरुआत छोटानागपुर और संथाल परगना में भी थोपी गई, जिसने इस क्षेत्र में शोषण और जनजातीय अशांति को जन्म दिया। आदिवासियों और परहा प्रमुखों के प्रथागत भूमि अधिकारों के लिए नई भूमि कानूनों में कोई प्रावधान नहीं था। प्रथागत कानून को नए अनुबंध कानून द्वारा अचानक बदल दिया गया था। छोटानागपुर के राजा को राजस्व भुगतान करने में लगातार कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। स्थानीय जमींदारों को बर्बाद कर दिया गया था। असीमित शक्ति वाले नए जमींदारों या कहें तो जमीन मालिकों ने खेती करने वालों के किराए में वृद्धि की, किसानों का उत्पीड़न किया और झारखंड के लोगों का शोषण बढ़ता गया। इसके अलावा नकदी में राजस्व संग्रह की प्रणाली आदिवासियों द्वारा काफ़ी नापसंद की गई, जिसके परिणाम स्वरूप 1832 में कोल विद्रोह हुआ। कोल विद्रोह के पहले भी इस क्षेत्र में कई विद्रोह अंग्रेजों के विरुद्ध हो चुके थे। 1795-1800 में तमाड़ विद्रोह, 1797 में विष्णु मानकी के नेतृत्व में बुंडू में मुंडा विद्रोह, चुआड़ विद्रोह, मानभून में भूमिज विद्रोह, चेरो विद्रोह आदि। यह स्मरण रखना चाहिए कि छोटानागपुर का क्षेत्र 1765 ईस्वी में अंग्रेजी राज में सम्मिलित हो चुका था, लेकिन इस क्षेत्र पर कई साल तक अंग्रेजों का पूर्ण आधिपत्य स्थापित नहीं हो सका। 1816-17 में छोटानागपुर के राजा की शक्ति पूरी तरह से छीन ली गई। निरंतर जारी विद्रोहों की वजह से
मजिस्ट्रेट और कलेक्टर के अधीन यहाँ प्रत्यक्ष शासन की स्थापना हुई। प्रत्यक्ष शासन के साथ ही शुरू हुई रेगुलेशन की परिपाटी। कोल विद्रोह दबा और तब छोटा नागपुर क्षेत्र में अंग्रेजों का आधिपत्य स्थापित हुआ। हालांकि उस विद्रोह का परिणाम ये हुआ कि 1833 में उस साल के 13वें अधिनियम के जरिए इस क्षेत्र से बंगाल सरकार के प्रचलित कानून हटा लिए गए। अंग्रेजों ने छोटा नागपुर पर अपनी सत्ता की पकड़ मजबूत रखने के लिए दक्षिण पूर्व सीमा प्रांतीय एजेंसी नामक नॉन रेगुलेशन प्रांत का निर्माण किया। रांची को इसका हेडक्वार्टर बनाया गया। अंग्रेजी प्रशासकों ने डालभूम को मिदनापुर से हटाकर मानभूम में मिला दिया। 1838 में जिला का मुख्यालय पुरुलिया को बनाया गया। 1837 में अंग्रेजों ने हो जनजाति को हराकर समझौता किया। कोल्हान क्षेत्र को दक्षिण पश्चिम फ्रंटियर एजेंसी में मिलाया गया। चाईबासा इसका हेडक्वार्टर बना। हो बहुल इलाके को कैप्टन थॉमस विल्किंसन ने आरक्षित जनजातीय क्षेत्र या कहें तो कोल्हान गवर्नमेंट स्टेट का दर्जा दिया। प्रशासन के लिए परंपरागत मानकी मुंडा पद्धति को वित्तीय और न्यायिक अधिकार प्रदान किए गए। उधर संथाल परगना क्षेत्र में पहाड़िया समुदाय पहले से बसे थे। लगातार विद्रोह से उन्होंने अंग्रेजों के नाको चने चबा दिए थे। बहुधा पहाड़िया जनजाति अंग्रेजों के आने पर दुर्गम पहाड़ों और जंगलों में चली जाती थी। उनकी रुचि खेती में नहीं थी। उनका जीवन यापन जंगलों में शिकार वनोपज से होता था। लेकिन संथाल साधारण मेहनती और कृषक थे। संथाल आदिवासी इस क्षेत्र में 1790 से 1810 के बीच बीरभूम, बांकुड़ा, हजारीबाग, रोहतास जिलों से आकर बसे। विलियम डब्ल्यू हंटर के अनुसार 1790 में भूमि कर के लिए अस्थायी बंदोबस्त प्रणाली के कारण अंग्रेजों ने संथालों को कृषि के लिए इस क्षेत्र में बसने के लिए उत्साहित किया। लेकिन आगे जाकर अंग्रेजों के शोषण के खिलाफ संथाल परगना के संथाल भी विद्रोह कर देते हैं। अंग्रेज इस आंदोलन को दबाने के लिए बड़ी संख्या में सैनिकों का प्रयोग करते हैं और सभी प्रकार के अत्याचारों का भी सहारा लिया गया। 10 नवंबर 1855 को मार्शल लॉ घोषित किया गया और ब्रिटिश सरकार ने निर्दयतापूर्वक दिसंबर 1855 तक विद्रोह को दबा दिया। 3 जनवरी 1856 को मार्शल लॉ वापस ले गया। इसके बाद दुमका के अंतर्गत संथाल परगना जिला बनाकर उसमें कई सुधार की कोशिश की गई। लेकिन इसी बीच 19वीं सदी के अंत तक छोटा नागपुर में कई तरह की गांव व्यवस्थाएं दिखाई पड़ती हैं। खुटकट्टी प्रथा, भुइंयरी प्रथा, प्रधानी प्रथा, घटवाली प्रथा, मंडलई प्रथा आदि आदि। इन व्यवस्थाओं का वास्तविक रूप नया था और किस हद तक जमींदारी और औपनिवेशिक सत्ता के घुसपैठ ने इन्हें विकृत कर दिया था, इस प्रश्न का विचार करना बहुत जरूरी है। फादर हॉफमैन, शरद चंद्र रॉय, आर.डी. हल्दर या लिस्टर, जिन्होंने छोटा नागपुर के गांवों की व्यवस्थाओं का महत्वपूर्ण अध्ययन किया था, इस गुत्थी को सुलझाने के प्रयास किए थे। पुराने विद्वानों जैसे लिस्टर, हॉफमैन, हल्दर ने छोटा नागपुर में विभिन्न प्रकार के गांवों में व्यवस्थाओं को दिखने वाले तार्किक विकास को ऐतिहासिक विकास समझ लिया था और ये मान लिया गया था कि प्राचीन काल में सारे छोटा नागपुर में गांवों की एक ही व्यवस्था थी, खुटकटी व्यवस्था। आप शरद चंद्र रॉय के मुंडा एंड देयर कंट्रीज दे सकते हैं। उसके अलावा भी आप एन अकाउंट ऑफ द विलेज सिस्टम और छोटा नागपुर, अपेंडिक्स टू द रेजोल्यूशन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ बंगाल, रिपोर्ट ऑफ मिस्टर वेबस्टर ऑन टेन्योर ऑफ छोटा नागपुर, इन सब में आप इसके उल्लेख देख सकते हैं। इस सामूहिक संपत्ति का विघटन सबसे पहले इस तरह हुआ कि ग्रामीणों ने अपना एक राजा चुन लिया जिसे वे चंदा देने लगे। इसी से धीरे धीरे सामंती संपत्ति का विकास होने लगा जब राजा ने अपने रिश्तेदारों को गांव जागीर के रूप में देना शुरू किया। इन माध्यमों के कारण नाम मात्र का पहले वाला चंदा बाद में जाकर लगान में बदलता गया और बढ़ने लगा।
इसके साथ ही राजा और दूसरे जागीरदारों ने अपनी बकास्त जमीन बनानी शुरू की और बेगार तथा अबवाब वसूलने लगे। अंत में ऊपर से थोप दिए गए जमींदारों और दूसरे मध्यस्थों ने गांव की सामूहिक संपत्ति को पूरी तरह से तोड़ दिया और खुद ही जंगल और जमीन के मालिक बन गए और आदिवासियों को रैयत मानकर उनसे सीधे लगान लेने लगे। संक्षेप में, अंग्रेजों के आने के बाद सामूहिक संपत्ति के धीरे धीरे क्रमशः जमींदारी संपत्ति में बदलने का नियम बन गया। डाल्टन, एबी पावर, हालदार, बहुत से अंग्रेज प्रशासक 19वीं सदी में इस सिद्धांत को मानते रहे। 20वीं सदी के शुरू में फादर हफमैन, शरद चंद्र रॉय, एलिस्टर, एफ.एस. स्लैक ने इसी सिद्धांत को विकसित किया। आगे हम लोग मुंडा खुटकटी व्यवस्था के बारे में अगले अंक में सुनेंगे। धन्यवाद।